सो हेलो स्टूडेंट्स, एज पर द प्रॉमिस मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चंस का जो है 5 अप्रैल और सेकंड शिफ्ट का हमारे पास एक पेपर है एवरीवन, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की तो इस पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन दूंगा विद इन जस्ट मतलब कम ही टाइम पे, ठीक है। तो टाइम का बर्बाद ना करते हुए चलते डिस्कशन करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन था जिसमें ये कह रहा था कि मतलब क्या करना है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन से क्वेश्चन आ गया था एवरीवन, ठीक है। एक तो आप इसको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो, दूसरा जो है आप कहीं वहाँ पे क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका नाम का चैप्टर होता था, ठीक है। तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल सॉल्यूशन में भी आपको ये देखने को मिल जाता है और यहीं पे बहुत सारे टीचर जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता था एवरीवन, ठीक है। एक तो आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हो, और दूसरा क्या है कि आप सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो। सिंपल डिस्टिलेशन वैसे दो लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो उस टाइप के लिक्विड जो मिक्सचर है उनको सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, बर्निंग करते हैं और उसकी वजह से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर बनते हैं, ठीक है, बाकी की चीजें, ठीक है। तो उस वाले डिस्टिलेशन को क्या कहते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। और ये जो है टू लिक्विड को लार्ज डिफरेंस अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में है तब वो उसको करते हैं। फिर क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम थिंग है, बट ये क्या है कि यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में बहुत ही कम होगा, और कह सकते हो बहुत ही क्लोज एक दूसरे को होगा। तो ये बी का जो है फोर्थ आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन में कुछ नहीं होता है, बस हमारे पास ये जो सिंपल डिस्टिलेशन के ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो उसमें क्या होता है कि उसमें हम आग के बजाय हम लोग वेपर का यूज करते हैं, और वहां से जो है मिक्सचर के लिक्विड के मिक्सचर को वेपोरेट करके कंडेंस करते हैं। तो वहां पे जो है सिंपल डिस्टिलेशन में, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, स्टीम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स को ही सेपरेट करने में काम आता है। स्टीम वोलेटाइल करने का मतलब क्या है, जो वैसा कंपाउंड जो स्टीम में कन्वर्ट इजिली हो जाए, ठीक है। स्टीम में बोल स्टीम बने कम से कम, स्टीम जिसका हो, जिसका बन सके उसी तरीके से, ठीक है। इसलिए स्टीम वोलेटाइल के लिए स्टीम डिस्टिलेशन जो है स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो यहाँ पे जो है वैसे कंपाउंड को जहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन ना हो, उस टाइप के कंपाउंड्स को जो है बॉइलिंग करते समय जो है डिकम्पोजिशन ना हो, उस टाइप के लिक्विड को जो है सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज किया जाता है। तो अगर आप मैच करोगे तो क्या मैच हो रहा है, ए का सेकंड आ रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है, सी का फर्स्ट आ रहा है और डी का थर्ड आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ओके, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, हाँ बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है एवरीवन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस ये जो है हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए है, ठीक है। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन हमें भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो आप एक बार देख के बताओ कि जेन्युइन ये पेपर है या नहीं, क्योंकि है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्वेश्चन क्या करे, आईपीसी नेम हमें दिया हुआ है, ठीक है, अल्कीन्स का, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ठीक है, ये पहला है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिस ब्यूटुइन, ठीक है, सिस ब्यूटुइन अगर कह रहा है तो ये कुछ ऐसा है, बिल्कुल। थर्ड में हमारे पास क्या है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, 2 और 3 दोनों पे डाइमिथाइल लगा हुआ है, 2 3 पे डाइमिथाइल और ब्यूटुइन, ठीक है, ये रहा। और हमारे पास क्या रहा है, 1 प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग इसका इस तरीके से होगा, है ना। तो ये तीन हमारे पास अल्केन दिया हुआ था, इसका पूछ रहा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट, करेक्ट ऑर्डर, ओके, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्यों होगा, अल्फा हाइड्रोजन इसमें काउंट कर लो, साथ ही साथ इसमें जो है 4 मिथाइल ग्रुप जो है हमारे पास स्टेबिलिटी। कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ पे होगा इसमें और इसमें, राइट। तो सबसे ज्यादा हमारा थर्ड होगा, यानी कि सी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, सी के बाद हमारे पास फर्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन भी आप देख लो, और 3 मिथाइल ग्रुप जो है, 3 मिथाइल ग्रुप जो है इसको प्लस आई से स्टेबलाइज कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A, उसके बाद हमारे पास 2 आएगा एवरीवन। अच्छा 2 और 3 में, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 और 3 में भी ध्यान से देखना है, ठीक है। 2 और 3 में क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, बी का ज्यादा होगा या डी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 है और साथ ही साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस वाले डबल बॉन्ड को जो है ये ज्यादा स्टेबल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा एवरीवन, उसके बाद डी आएगा, जो कि ये जो है सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। सिंस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही है केवल, इसीलिए इसमें रिपल्सन का बहुत ज्यादा गेम नहीं है बस, ठीक है। इसीलिए स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है एवरीवन, ठीक है। बी जो है ज्यादा स्टेबल है डी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एवरीवन। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, इसमें क्या कह रहा था, आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एक्स कंटेनिंग द 3 प्राइमरी कार्बन, ओके कार्बन एटम एंड द विथ मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल, ओके। सो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है 72 ग्राम पर मोल के लिए हमारे पास उस हिसाब से, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 72 ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उसे वो जो है ऐसा कंपाउंड है जिसका मास 3 प्राइमरी कार्बन है, तो ठीक है देखते हैं क्या है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन हो गया 1,1 डाइमिथाइल, तो ये तो बिल्कुल नहीं, अच्छा ये जो 72 है तो C5H7 हम कह सकते हैं क्या, सॉरी H12, 12 25 60 और 12 72, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब इसको जो है आप देखोगे तो 1,1 डाइमिथाइल, तो क्या आप ये प्राइमरी अब कार्बन देखोगे, प्राइमरी कार्बन जो है 3 प्राइमरी कार्बन, एक तो ये हो गया एक दो हो गया, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो केवल दो ही प्राइमरी कार्बन है इसमें। अब आगे बात करते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 2, अगर मैं नंबरिंग 1 2 3 करूँ तो ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो तो 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, ये है, तो इस पे चार 1 डिग्री कार्बन आ गया एवरीवन। यहाँ पे एक जो है क्वाटरनरी जिसके पास 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये इसके बाद सब जगह आप जब देखोगे तो ये क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ठीक है। दो दो ग्रुप, दो सेकंड ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। आप इसमें प्राइमरी नंबर प्राइमरी कार्बन देखो तो एक है, एक दो है, यहाँ पे एक तीन है, तीन ही हमारे पास प्राइमरी कार्बन है एवरीवन। इस वाले को टर्सरी 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये सब क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री। तो एक तो आंसर ये हो गया। अब आगे चेक कर लेते हैं, एन पेंटेन, एन पेंटेन में 1 2 3 4 5, तो एक तो प्राइमरी कार्बन ये है, एक ये है, तो इसमें दो ही है, तो क्या हो गया, इसमें हमारे पास तीन हो गए, तो करेक्ट कौन सा हो गया, यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था एवरीवन, और ये क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलो सबने करेक्ट किया है ना, बिल्कुल, जिसका भी करेक्ट हुआ है एक और लाइक कर देना, ठीक है, और बताना कि सही हुआ है मेरा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें आप देखो ध्यान से, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अगर हमारे फिर से पूछा गया है बायोमोलिकुल से, और मैं इतनी बार कह चुका हूँ बायोमोलिकुल्स के, अगर आप मुझे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तब भी हमने बताया था कि बायोमोलिकुल्स जेई मेंस के लिए एक 4 नंबर का वरदान है एवरीवन, मतलब बायोमोलिकुल्स को हल्के में नहीं लेना है, बस आपको 4 घंटे भी आप 4 आवर दे दो तो बायोमोलिकुल्स आप जेई मेंस में अच्छा कर सकते थे, है ना। चलो अब तो टाइम चला गया, पर कोई नहीं, अब देख लो मैं आपको एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ओके इनकरेक्ट बताना है, याद रहे। दे कैन बी फाइब्रस और ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है। द मेन फोर्स दैट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड वंडरवॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी सही है। स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू पीएच चेंजेस, हाँ ये गलत है, क्योंकि रिमेन इंटैक्ट नहीं होता है, ये ब्रेक कर जाता है। रिमेन इंटैक्ट जो है केवल और केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीनियर पेप्टाइड चेन विल कन्वर्टेड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड देन फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंड विल कन्वर्टेड इनटू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा ये जो है ऑप्शन 1 2 3 4, ये भी क्यों लग रहा है कि मेमोरी बेस्ड टाइप का ही हो गया, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने जो है हमने डाउनलोड किया है, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि
ठीक है। लीनियर पेप्टाइड चेन विल कन्वर्टेड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बाकी सब तो सही है एवरीवन, ठीक है। ये सब क्या है, गड़बड़ किसमें है, ये केवल ये दोनों स्ट्रक्चर, ये तीनों जो स्टेटमेंट सही है, बस ये वाला स्ट्रक्चर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सही तो है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एनसीईआरटी में शो करता हूँ, ठीक है। मैं एनसीईआरटी में शो करता हूँ, कहाँ पे है ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी हाइलाइटेड वाले में आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से जब आओगे तो आप देखो ये जो लाइन गलत कहा गया था, फाइब्रस प्रोटीन, जो देखो प्रोटीन आर क्लासिफाइड इन देयर मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ओवरऑल फोल्डिंग को ये शो करता है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टू मेजर शेप्स, ठीक है। ये देखो एक स्टेटमेंट तो आपका ये मिल रहा है कि फोल्डिंग फाइंडिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। इफ टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रहा हमारे पास दो, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थर्ड के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ओके, हमें ये पॉइंट ढूंढना था, ठीक है। ये जो है वंडरवॉल फोर्स से डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सबसे स्टेबलाइज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोटीन यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। ड्यूरिंग डीनेचरिंग जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था कि टर्सरी जो है स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू पीएच चेंजेस, ठीक है ना। तो हमारे थर्ड स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये इंटैक्ट नहीं रहता, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया एवरीवन, ठीक है। ओके, सो बाकी सभी सही थे, ठीक है। और ये तो आप जानते हो लीनियर जो होता है पेप्टाइड पहले सेकेंडरी में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स होने के लिए वो टर्सरी में कन्वर्ट होता है, फिर क्वाaternary में, ठीक है। अच्छा, ये लाइन भी मैं आपको कहीं दिखा देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड इन द फोर डिफरेंट ईच लेवल्स, ओके। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग जाएगा, है ना, बट आप समझ लो, है ना, क्योंकि हर एक लाइन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ ये तो है कि एक बार फिर से पूरा पढ़ना होगा, है ना। चलो, लेकिन देख लेना, ये सही स्टेटमेंट था, ठीक है। A linear peptide chain will convert to a secondary structure and then further folding the secondary structure will convert into the tertiary structure, ठीक है। चलो, वेरी गुड। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही हुआ होगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल से। अच्छा, बायोमोल लिख दिया है, बायोमोलिक्यूल, चलो कोई नहीं, आप तो समझ ही रहे हो। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन हमारे पास जिसमें आप देखो कि हमारे पास दिया हुआ है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का, ठीक है। कह रहा है कि आर द टू एनोमर्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द ओपन चेन फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज कंटेन थ्री सिमिलर थ्री सिमिलर कार्बन कार्बन एट C3 C4 एंड C5। और मैं बात करूं अगर ओपन चेन डी प्लस डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की, तो इनके में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि ये जो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और ये जो होता है कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो C1 पे थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे ही होता है, ताकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप रहे, ताकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बने रहे, ठीक है। फ्रक्टोज वाले में क्या हो जाता है कि इसमें जो है ऊपर में तो हमारे पास सेकेंड वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप रहता है, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास सेकेंड कार्बन पे होता है, ठीक है, तो बाकी थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन ये क्या होंगे, कायरल होंगे, साथ ही साथ सेम होंगे। आगे बात करूं, मैं आपको एनसीईआरटी में ये लाइन शो करता हूँ, और ये दोनों जो होते हैं एनोमर्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको एनसीईआरटी में शो करता हूँ, ठीक है। ये आपको बायोमोलिक्यूल में अगेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप बायोमोलिक्यूल्स में आते हो तो ग्लूकोज के ही आप पार्ट में आओगे, ठीक है। ग्लूकोज में क्या है, पहले मैं आपको ये वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो ये देखो, जब आप कंसिडर करोगे इस वाले ओपन चेन को, ठीक है, इस वाले ओपन चेन को आप ध्यान से देखो चेन को, तो देखो CHO ग्रुप जो है पहले कार्बन पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। 1 2 3 4 5, ये देखो 3 भी कायरल है, 4 भी कायरल है, 5 भी कायरल है।
अब मैं आपको, ये हमारे पास किसका है, डी प्लस ग्लूकोज का। अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्रक्टोज का। मैं सेकेंड स्टेटमेंट की पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कुछ ज्यादा आ गया नीचे, है ना। फ्रक्टोज कहाँ है, फ्रक्टोज ये देखो आप, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो है 1 2 3, ठीक है, 4 4 5, ठीक है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप एक इस साइड है, तो यहाँ पे भी आपको वही दिखने को मिलेगा, देखो, है ना। और थर्ड पे हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। केवल दूसरे और पहले पे अंतर होता है, क्योंकि एक एल्डिहाइडिक होता है, एक कीटोनिक होता है। दूसरी में बात करूं, दूसरे पहले स्टेटमेंट की, तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और जो एनोमर्स होते हैं वो हैं, ठीक है, जो आप देखो, ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 2 एनोमर्स ऑफ डी डी प्लस ग्लूकोज, तो ठीक है, यहाँ देखो, कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, यही है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस, ठीक है। एक OH ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो डिफरेंट कहाँ पे है, डिफरेंट आपको सेकंड पे ही दिखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ इसमें, ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या है, नीचे नीचे ऊपर नीचे, तो ये देखो सेकंड पे डिफरेंट है। ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो दिखा कितना इजी क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से पूछा गया था, और इस वाले शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। एक तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाला, और ये आपको ग्लूकोज से, तो बहुत ही इजी आप कह सकते हो, इजीली आपने 8 मार्क्स का स्कोर कर लिया होगा एवरीवन, ठीक है। रेगुलर वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो आप जरूर जानते हो, है ना। चलो, कितना इंपॉर्टेंस है बायोमोलिक्यूल्स, अपने न्यूमेरिकल टाइप से प्रॉब्लम है एवरीवन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप, इस वाले चीज में आप देखोगे तो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D3 D4 लो स्पिन केस, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास है D5 हाई स्पिन, ओके, D6 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले हम समझ लेते हैं लो स्पिन कहने का मतलब क्या है। लो स्पिन मतलब कि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कम होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर लो स्पिन है लिखा होगा मतलब इसका मतलब पेयरिंग होगा, ठीक है, पेयरिंग होगा जिसकी वजह से स्पिन जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड में आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट में जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो लो स्पिन की जहां पे अगर मैं बात करूँ तो D3 के केस में क्या होगा, अब कम से कम तो हमारे पास, अगर D5 की मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास 5 होते हैं, तो मैक्स D3 के केस इतना तो कम से कम होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है। तो 3 तो कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है तो वो सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन D4 तो यहाँ पे हमारा n कितना हो जाएगा, n यहाँ पे 3 हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D4 की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं फिर से पेयरिंग करवाऊं, ठीक है, तो कम से कम 3 तो जगह घेर ही लेता है ना, 3 बॉक्सेस, तो 3 में एक जो है पेयरिंग हो सकता है, और जो है बाकी 2 रिमेन रह सकते हैं, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो गया। हाई स्पिन की मैं बात करूँ D5 में, हाई स्पिन में तो टोटल 5 हो जाएगा एवरीवन, ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल, यहाँ पे हाई स्पिन करने का मतलब कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर क्या है, D6 में हाई स्पिन की बात कर रहा है, D6 में हाई स्पिन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो हमारे पास पहले सिंगली सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर जो छठा होगा वो क्या हो जाएगा, वो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, है ना। तो पेयरिंग होगा तो यहाँ पे n इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बात कर रहा है D7 में पेयरिंग की बात कर रहा है, तो D7 हमारे पास क्या है, D7 में अगेन हमारे पास 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये तो हो गए। अब D7 है, लो स्पिन क्या है चाहे हाई स्पिन क्या है, यहाँ पे तो पेयरिंग होगी ही होगी, है ना। अगर ये कह रहा है कि हमारे पास पेयरिंग हो रही है, ऑक्टाहेड्रल है, तो अब ये भी तो किसी के माइंड में आ सकता है कि सर इसको भी करवा दो, अरे नहीं भैया, इसको करवा दोगे तो एक ही बचेगा, एक ही बचेगा, तो एक ही नहीं होनी चाहिए हमारी, कम से कम दो वैकेंट होना चाहिए, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे कितना भी पेयरिंग करवाऊंगा तो मैक्सिमम एक पेयरिंग करवा सकता हूँ, फिर एक बच जाएगा। तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स ये काम नहीं करता है। D7 के केस में जो है चाहे लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो, उस केस में जो है यहाँ पे जो है पेयरिंग इतना ही मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू हमारे पास 3 देखने को मिलेगा। तो टोटल हमारे पास क्या पूछा था, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे केसेस में मिलाकर शायद पूछा था ना, टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड। ओके, तो 3 2 5 5 5 10 14 14 प्लस 3 14 17 17 हमारे पास आंसर आ रहा है एवरीवन। एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 5 केसेस दिए, 5 केसेस को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, 5 केसेस को सॉल्व किया है तो हमारा 17 आ रहा है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 3 प्लस 2 इज द 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 14 14 10 प्लस 4 is the 14 sorry 4 plus 3 is equal to 17। yes 17 is the right answer। इस क्वेश्चन का आंसर 17 था एवरीवन। ठीक है, ओके आगे बढ़े। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये जो जस्ट सिंपल लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर, ओके दो स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांजिशन मेटल एटम रिजल्ट इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कह सकते हो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, किसके लिए, ओके एक सेकेंड मैं इन सबको हटा दूं। ठीक है ये जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ये ट्रांजिशन मेटल के बहुत ही इनर पोर्शन से पूछा गया। उसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा टाइप के वो बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा जो है बॉन्डिंग बना सकते हैं। और जितना ज्यादा कोई बॉन्डिंग बना सकता है, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास जो है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हमारे पास हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उसकी। इसलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में बात करूं तो एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस चीज को मैं एनसीईआरटी से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में पहले बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और एक हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे। तो एक ये जो हमारे पास है ये T2Z है और ये EZ है। तो EZ हमारे पास इसमें ऊपर होता है, T2Z इसमें नीचे होता है। ठीक है, याद आया, बिल्कुल याद आया ना। और इसमें क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, इसमें क्या हो जाएगा, T2Z ऊपर हो जाएगा, EZ नीचे हो जाएगा। बस यही है जिसकी वजह से जो है आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी में शो करता हूँ आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको कार्बन एंड इट्स सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं डी में आते हैं, हमारे पास है, ठीक है लास्ट शायद, बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो है T2Z और EZ का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है, सेपरेशन देखना है। तो कहाँ चला गया, ये देखो। अब जब देखोगे तो टेट्राहेड्रल के लिए आप देखो, टेट्राहेड्रल में क्या है, ये टेट्राहेड्रल में क्या है, ये टेट्राहेड्रल के पार्ट में ये T2Z हमारे जो है, ये T2Z वो ज्यादा है एनर्जी, यानी ऊपर पार्ट में है। और EG जो है वो क्या है, वो नीचे पार्ट में है। ये देखो EG और ये T2Z। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये अभी हमने बताया T2Z क्या आता है, DXY DYZ, ठीक है DZX, ये तीनों T2Z के अंदर आते हैं। और EG के अंदर क्या होता है, DX2 Y2 DZ2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका ज्यादा है तो आप देख सकते हो, ये अगर मैं टेट्राहेड्रल की मैं बात करूं तो DX2 DZ2 की एनर्जी सेम है, और वो छोटा है किससे, यानी कम है किससे, DXY DZ2 सॉरी DZX DYZ। ओके, सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल, ओके ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली बात का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिख रहा है। ओके चलो, तो ये क्या आंसर हो जाता है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ठीक है, बस यही आंसर था एवरीवन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अच्छा, ऑक्टाहेड्रल नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, आपको फिर से देख लो। अब यहाँ देखो, ऑक्टाहेड्रल में आप देखो क्लियरली मेंशन है कि Eg का जो है वो एनर्जी ज्यादा है और T2G का कम है। ठीक है, गुड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो कह सकते हो इजी भी और कह सकते हो टफ भी, है ना। अगर आपने डी एंड एफ ब्लॉक को थोड़ा ध्यान से नहीं किया होगा, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में नहीं पता किया होगा, तो इन सबको आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है ना। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो सकता है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी हो तो आप कह ही सकते हो, है ना। आता है तो इजी है, वरना नहीं आता है तो टफ, इतना टफ की कभी सोल्व भी नहीं हो सके, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स among these, okay, that contain oxide of same nature, acidic, basic, neutral, amphoteric is 4। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, तो भी मतलब कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे ये सीक्वेंस का चक्कर काट रहे थे उनके लिए तो ये बात तो नहीं कह सकते कि हाँ ये रेस्पेक्टिवली नहीं कहा है तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिडिक हो तो मतलब दोनों एसिडिक हो, बेसिक हो तो मतलब दोनों बेसिक हो। ठीक है, चेक करते हैं। पहले Al2O3 और Cr2O3 की मैं बात करूं तो क्रोमियम जो होता है ये +2 से लेके +6 तक शो करता है, तो इस वाले केस में एसिडिक होता है, इस वाले केस में बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ पे Cr2O3 है तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, बिल्कुल Cr2O3 जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। Al2O3 को तो आप जानते ही हो, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके NaLO2 वाला रिएक्शन देता था, HCl के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बनाता था। ठीक है, ओके, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये जो है एम्फोटेरिक है, तो ये दोनों तो पक्का है, एम्फोटेरिक तो एक पक्का हो गया। अब बात करते हैं Cl2O7, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है एवरीवन। ठीक है, Cl यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है बिल्कुल। सिमिलरली मैग्नीज की मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, +2 से लेके +7 तक शो करता है। +2 में ये MnO बनाता है, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन Mn2O7 में ये +7 में होता है और इससे ज्यादा वो ऑक्साइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, तो ये दोनों क्या हो गया, एसिडिक हो गया। कहाँ है एसिडिक, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या है Na2O और V2O3। ओके, V2O3 के बारे में भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, V2O3 एग्जिस्ट करता है, V2O4 होता है और V2O5 होता है। ये एसिडिक होता था, ठीक है, ये एसिडिक होता था और ये बेसिक होता है, और ये जो होता है एसिडिक बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता था। याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बैक करो, नोट्स देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, याद आ जाएगा सब कुछ। तो ये क्या है, ये बेसिक है। Na2O को कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो हमें नहीं देखनी चाहिए ये वीडियो, है ना। तो Na2 क्या है, ये बेसिक है और ये भी बेसिक है, तो ये दोनों क्या है, बेसिक की कैटेगरी का हो गया, मतलब तीन तो पक्का होने चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रल की। ओहो, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O, इसके लिए मेरे पास आपको एनसीईआरटी में शो करने के लिए है, तो मैं आपको एनसीईआरटी में शो कर सकता हूँ शायद। पी ब्लॉक है क्या हमारे पास, इन जनरल ये आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिल जाएगा। चलो मैं दिखा ही देता हूँ, एक सेकेंड। एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स है क्या, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल्स में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑक्साइड, ओके, ये देखो, चलो यहाँ पे मिल ही गया। Al2O3 एम्फोटेरिक आपको दिखाना था वैसे भी, ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे Al2O3 एम्फोटेरिक आपको दिख रहा है। CONO और N2O ये क्या है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक बिहेवियर एसिडिक। ओके, बाकी कहानी तो आप जान ही रहे हो, है ना। ये देखो एसिडिक की मैं बात करूँ तो क्या है, ClO7, Na2 जो है बेसिक है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ चीजें जो है मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि Na2O, Al2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2O7, इन सब में मोस्ट बेसिक और मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा। ऑफ कोर्स Na2O जो है मोस्ट बेसिक होगा और Cl2O7 जो है मोस्ट एसिडिक होगा, है ना। तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही निकल कर आ रहे हैं एवरीवन, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ उससे हुई होगी जो डीएनए ब्लॉक के पार्ट को सही से नहीं किए होंगे। ठीक है, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपर तरीके से दे दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो
सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप देखोगे तो सोडियम जो है Na के साथ रिएक्शन करके जो है इन जनरल वो क्या बनाता था, NaAlO2, जिसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं Na, ठीक है, AlOH होल 4 माइनस, ठीक है, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनाते थे। यहाँ पे OH होल 6 दिया है तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ होनी चाहिए, है ना, ये गलत होनी चाहिए। दूसरे की मैं बात करूँ ज्योमेट्री ICl4 माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, एक I के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, ये sp3d2 बनाएगा और ये स्क्वायर प्लैनेट शो करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर प्लैनेट। इसमें आप देखोगे तो इसका कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये और एक लोन पेयर हमारे पास, ये अमोनिया की तरह दिख रहा है, तो इसके लिए अगेन हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। IBr माइनस की मैं बात करूं, IBr2 माइनस की, तो I के पास हमारे पास अगेन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो 3 पेयर लोन के रूप में बन जाएंगे और वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पे जो है ब्रोमीन जो है, ठीक है, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन के पास हमारे पास जो है एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से ये क्या है, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। और ये जो है स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ये लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर देख लेता हूँ, एल्यूमिनियम अपॉन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म ए, सॉरी ये गड़बड़ है ना। चलो, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए जो है रिएक्शन करके बी और सी का, ये जो है बी और सी बना रहा है, ठीक है, इनिशियली अमाउंट ए है, ठीक है, चलो ए है, और इनिशियली ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट अमाउंट ऑफ ए इज रिमेनिंग इज ए माइनस ए एक्स, ए इज रिमेनिंग ए माइनस ए एक्स। अच्छा, ये हमारे पास बच जा रहा है, ए माइनस ए एक्स बच रहा है, तो इसमें कितना फॉर्म हो रहा होगा, ये एक्स बन रहा होगा, ये एक्स बन रहा होगा, ठीक है। और टोटल प्रेशर इस टाइम पे क्या है, टोटल प्रेशर P है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल्स वाला में कंसिडर करके बनाते थे, तो टोटल मोल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका हम बारी बारी से पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर A का कैसे निकालेंगे एवरीवन, ठीक है, एक सेकेंड। पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालते थे, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन A माइनस एक्स बटा टोटल मोल्स A प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सो ये पार्शियल प्रेशर ए का निकल गया, ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर ये हो गया। सिमिलरली हम पार्शियल प्रेशर हम बी का निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर बी का लिए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की मैं बात करूँ तो एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, यही रिएक्शन था, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन हमने सॉरी पार्शियल प्रेशर लिख लिया है, तो केपी हम लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन इनटू कोएफिशिएंट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पार्शियल कोएफिशिएंट एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो एक्स पी बट्टा एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड में क्या आएगा, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इंटू में पी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी और एक पी जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो है एक कट हो जाएगा इस वाले की वजह से, ठीक है, तो ये बच जाएगा ए माइनस एक्स। फाइनली हमारे पास ये आएगा एवरीवन, ठीक है। एक बार और इसका कैलकुलेशन इजी लिखता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इजी है, इजी है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है ये वाला, है ना। ये देखो क्वेश्चन यही था, केपी का एक्सप्रेशन लिखना था और बहुत ही इजी होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन होता है ना। सही है, सही है, बात करें, हो गया ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से देख लो। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, सी बना रहा है। इनिशियली हमारे पास जीरो, हमारे पास ए दिया हुआ है अमाउंट, और ये हमारे पास 0 0 हम यहाँ पे मोल के रूप में बनाकर कर रहे हैं, ठीक है। आप ए माइनस ए एक्स भी करके बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक्स मोल बनाएगा, एक्स मोल ये बनाएगा, ठीक है, इतना हमारे पास रिएक्टेंट बच जाएगा। फिर इसी से हम क्या करते हैं, टोटल मोल्स लिखते हैं, टोटल मोल्स लिखने के बाद मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम केपी लिखते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है। चलो वन, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, कंडेंस बोल रहा था कि स्टेटमेंट वन जो है कंडेंसेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन में ये अब जो है पेप्टाइड लिंकेज आप जानते हो क्या होता है। इसमें जो है ये NH2 का जो है H2 ग्रुप और इसका O दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर लीव करते हैं, ठीक है। पॉलीमर से भी आप कह सकते हो या पेप्टाइड लिंकेज जब हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। और ये इस तरीके से एक बॉन्ड बनाते हैं एवरीवन, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट तो सही होता है। सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है विल जनरेट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको प्रोटोनेट होगा यहाँ से, ये जब बॉन्ड वापस आएगा और ये जो है लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा और ये लीव कर जाएगा PHC डबल बॉन्ड हो। तो इस तरीके के ये जो है फाइनल प्रोडक्ट लिविंग ग्रुप करने के बाद बना लेगा, ठीक है। तो ये जो है मुझे दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है एवरीवन, ठीक है। एक बार आप चेक करके बताना कि क्या है ना। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो, नहीं तो फिर टफ भी कह सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही क्या बोलते हैं फेमस क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सही है। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट दे के पूछ लिया है, तो कह सकते हैं एग्जामिनर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चाहता था, ठीक है। लेकिन साथ ही थोड़ा इजी ऑप्शन भी दिया है। तो क्या करा है, Fe2C2O4 whole thrice 3 minus is most stable complex among this and this and this। ओके, तो यहाँ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम्बिएंट लिगेंड भी है पर कोई नहीं, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या बोलते हैं इसको, किलेटिंग लिगेंड बना के हमारे पास ये जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था एवरीवन, ठीक है। और वैसे भी SCN और इसके केस में देखा जाए तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा एवरीवन। सो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, Fe2CR2O4 ऑथराइज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ CuNH3 का होल 4 2 प्लस इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो किलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरीके से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये किलेटिंग लिगेंड नहीं है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एवरीवन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना कि इसकी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन K4FeCN हॉल 4 CN हॉल 6 इज D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे K4 है तो यहाँ पे ये FeCN हॉल 6 4 माइनस हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका जब मैं बात करूँ तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 के केस में क्या होता है 3d6 4s2, ठीक है। तो 4s2 खत्म हो जाएगा, 3d6 बचेगा। अब यहाँ पे ये CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करवाएगा। तो 1 2 1 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, सॉरी 3d6 तो ये रहा। अब यहाँ से पेयरिंग होगी तो ये दोनों उठकर कहाँ आ जाएंगे, ये इस तरीके में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3, इनकी पेयरिंग होगी, बाकी दो वैकेंट रह जाएगा। तो ये D2 और उधर के sp3, ये 4s और 4p, ठीक है। तो यहाँ से D2sp3 बना लेंगे एवरीवन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। अब आते हैं इस पे, एक्साइबिट जो है क्या है, लिंकेज आइसोमरिज्म, हाँ सही बात है, इसमें कोई तो शक वाली बात नहीं है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन ई ऑप्शन की। NO2 और SCN लिगेंड आर नॉट एम्बिएंट लिगेंड, ओहो गलत बात कह रहा है। NO2 का जब स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ठीक है इस तरीके का दिखता है। तो इसके एक बार इस वाले ऑक्सीजन से, एक बार इस वाले ऑक्सीजन से,
तो ये जो है एक किलेटिंग लिगेंड है। इसमें HCN में क्या होगा, एक बार S से एक बार N से लिगेंड के रूप में काम करेगा। तो ये जो है एम्बिएंट लिगेंड है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बी एंड डी रॉन्ग है everyone। ठीक है, पूछा क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट पूछा था। ठीक है, अगर करेक्ट पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। ओके, यही वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, ए सी डी इज द राइट आंसर एवरीवन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हैं तो क्या कह रहा है कि x और x2 y2 जो है एक सेट करके 2xy बना रहा था, और डेल्टा जी फॉर्मेशन, डेल्टा h फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, डेल्टा s भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा h पहले हम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा h कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी समेशन ऑफ डेल्टा h ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई का केवल 42 है, तो हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 42। अच्छा ये याद रखना, ये किलो जूल में है और ये जूल में है। ओहो हो, सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे हो सकती है, बहुत बढ़िया है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रहे। तो हमें क्या होगा, ये तो हमें प्रोडक्ट का हो गया। अब रिएक्टेंट का क्या है, रिएक्टेंट एक x2 है और y2 है। x2 के लिए 8 है और y2 के लिए जो है हमारे पास 80 है, तो -8 -80, तो ये कितना हो जाएगा, ये 84 माइनस, क्या हम ये कह सकते हैं 88, तो ये क्या हो जाएगा -4। ये किलो जूल में है, किलो जूल में है एवरीवन। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा एस की। तो डेल्टा एस अगेन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास एक्स वाई अगेन है, तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, याद रहे इस बात को। साथ ही साथ घटाएंगे -140 और -150, तो ये कितना हो जाएगा, 400 में से हमने घटा दिया 300 या 290, सही है क्या। अच्छा ये 250 है भैया, ओके सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 390, 390 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया एवरीवन, ये 10 जूल पर, ठीक है जो भी है, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लेकिन ये हमारा 4 किलो जूल में है, तो आंसर किस में है, अच्छा किलो जूल में पूछा है। ओके, आंसर किलो जूल में पूछा है। एक काम करते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.01 हो जाएगा। अब जस्ट ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमारे पास कितना है, -4 माइनस टी डेल्टा एस, टी कितना है, और अगेन यहाँ पर 600 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच हमारे पास ये कितना है 0.001, ये हो जाएगा -4 माइनस ये 0 से 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, ये -10 किलो जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 किलो जूल पर मोल को ध्यान रखना है ना, ये 10 किलो जूल पर मोल। ओ भैया क्या हो रहा है, पर मोल, यहाँ पे क्या है पर कैलोरी पर मोल, तो यहाँ कैलोरी जो है ये मल्टीप्लाई होके कैलकुलेशन में मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जो है जो हमारे पास यूनिट है उसको भी लिखते चलो, क्योंकि कैलकुलेशन में यूनिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये -10 हमारे पास आंसर था एवरीवन। ठीक है, बहुत ही इजी हम कह सकते हैं इसको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, बहुत ही कह सकते हैं एनसीईआरटी का, बहुत ही मतलब क्या ही कहूँ, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है मैं बार बार हमेशा कहते रहता हूँ। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। द कोवैलेंट रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली आर ए एंड आर बी, ठीक है बहुत अच्छी बात है। कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ एंड टोटल लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली, मैं आपको इसको एनसीईआरटी से दिखाता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से दिखाता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों जब आपस में टकराएंगे तो ये इस तरीके से ए और इस तरीके से बी हो जाएगा। तो इसकी रेडियाई की मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन जो होगा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो केवल इसके लिए हो गया, है ना। तो चलो मैं आपको इसको क्लियरली जो है शो करके दिखाता हूँ। वैसे तो इसकी बॉन्ड लेंथ ये वाला होगी, है ना, कुछ पोर्शन इसका और कुछ पोर्शन इसका।
ठीक है। तो ये जो आएगा आर ए प्लस आर बी, ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते थे। बेसिक डिफिनेशन भूलना नहीं है, बेसिक डिफिनेशन भूलना नहीं है। तो ये आर ए प्लस आर बी हमारे बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड लेंथ, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ। और टोटल लेंथ ए बी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ 2r है, यहां से यहाँ 2rb, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 2ra, और यहां से यहाँ का लेंथ जो है 2rb है। तो टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ हमारे पास 2ra प्लस 2rb है, राइट। ओके, तो 2 कॉमन निकाल लो, आर ए प्लस आर बी हम कह सकते हैं। अब किसी को मेरे बात पे भरोसा नहीं है, ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं हमेशा प्रूफ देता हूँ। ओके चलो कोई नहीं, भरोसा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे है, आपको ये एनसीईआरटी हाइलाइट में मैं आपको लेकर चलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, और यहाँ पे दिखाता हूँ बॉन्ड लेंथ के बारे में। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही मतलब कह सकते हो, कहाँ गया, ये देखो, है ना, बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और R क्या है, R इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ आर ए प्लस आर बी एंड इज कोवैलेंट रेडियाई ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है, अच्छा यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से भी देख लो, बॉन्ड लेंथ इन द कोवैलेंट मॉलिक्यूल ए बी, है ना। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा था, जिसके भी जिसने भी थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा एकदम फट से आंसर करके आया होगा। आंसर क्या है, आर ए प्लस आर बी इज द बॉन्ड लेंथ एंड टू आर सॉरी 2 into आर ए प्लस आर बी इज द टोटल बॉन्ड लेंथ, राइट। सो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह सकता हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं एवरीवन। इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या पता चल रहा है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ टू ऑर्बिटल्स, ओके, टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n plus l, ठीक है, द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। ऑफ कोर्स n plus l रूल में हम पढ़ते हैं कि अगर n plus l अगर सेम हो जाए तो हायर वैल्यू ऑफ n विल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू n है तो लोअर एनर्जी होगा, ऑफ कोर्स सही बात है, पहला तो सही हो गया। दूसरे की देखते हैं, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ओके, क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल, ओके, लाइक अगर हम डी सबसेल की मैं बात करूं, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से इसे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, इससे तो फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है ये तो गलत है ना। energy of orbital in the same orbital, sorry, same subcell, energy of orbital in the same subcell increase with the increase in atomic number। ठीक है, ये गलत है। एक सेकेंड मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ऑप्शन सी चेक करते हैं। the size of 2px orbital is less than size of 3px, सही बात है ना। 2px ऑर्बिटल जो होगा लेस साइज में होगा 3px की तुलना में, ठीक है। among 5f 6s 4d 5p 6d none of the orbital have two radial node। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था एवरीवन, रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, तो बस जस्ट कैलकुलेट कर लो। 5f के लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3, ठीक है। d के लिए l p d f, ओके, s p d f, तो ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा n माइनस ये 1 हो जाएगा, ओके, नन ऑफ द हैव टू रेडियल नोड्स, ओके, ठीक है। 6 के पास हम देखेंगे तो n इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो n माइनस l माइनस 1, तो ये 4 होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं 4d में हम जब देखते हैं तो n इज इक्वल टू 4 और d l इज इक्वल टू 2, तो यहाँ अगेन 1 आएगा हमारे पास, n माइनस d माइनस n माइनस l माइनस 1। फिर हम आते हैं 5p में, 5p में हम जब देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 1, और 5 माइनस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5d में, 5d में हो जाएगा n इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, l इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये हमारे पास कह रहा है कि कोई भी नहीं होना, नन ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन एक तो हमारे पास निकल गया यानी कि 5d, तो ये भी गलत हो गया। और ये एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं, यहाँ पे डिक्रीज की बात होनी चाहिए, ठीक है, तब ये सही होता। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही ये सही। तो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, ए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। एक और क्वेश्चन एवरीवन जिसमें कि कह रहा था कि हीटिंग बेंजामाइड with the bromine in ethanolic solution of the sodium hydroxide will give you the benzyl amine। ओके, बेंजाइल एमाइन कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड में आपको एक कंपाउंड दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें जो है C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, इसको जो है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो वाला रिएक्शन है। तो Br2 जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके हमारे पास ऐसे तो ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, हमें एनिलीन मिलेगा एवरीवन, लेकिन बेंजाइल एमाइन ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको भी ये कंपाउंड नाम में थोड़ा सा भी पढ़ने में दिक्कत किया होगा, उसके लिए ये नुकसान कर गया होगा, बेंजाइल एमाइन, ठीक है। पहली बार में हमने भी सोचा था कि ये तो क्वेश्चन बेंजाइल एमाइन मतलब कि बेंजीन एमाइन हो रहा है, ठीक है। ये बेंजीन एमाइन नहीं है, बेंजाइल एमाइन है एवरीवन, ठीक है। ओके, सो ये जो है एनिलीन नहीं है, एनिलीन नहीं है, एनिलीन बिल्कुल नहीं है, ये है एनिलीन। तो ये जो है गलत हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। ये क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये वाला जो है पूरा गायब हो जाता है, और जिस कार्बन पे ये रहता है उसके जगह NH2 अटैच होता है, बस सिंपल। और एक स्टेप में है समझने वाला, मतलब अपने को याद रखने का एक स्टेप है, तो इसके बहुत सारे है ना, तो एक ही स्टेप में हम लोग याद रखते हैं, इसको बस निकाल देते हैं और वहां पे NH2। लेकिन अगर हम उस कार्बन से हटा के अगर ऐड करते हैं तो वहां पे ये प्रोडक्ट ना बन के ये प्रोडक्ट बनता है, और ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो इसके लिए गलत हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन रिएक्शन विद दिस मेटा इज हायर अमाउंट देन ऑर्थो, यहाँ पे सबसे नहीं हायर पूछा था, ऑर्थो से जस्ट हायर पूछा था, बिल्कुल सही तो है। ये जो हम एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, ओ भाई साहब, ठीक है, ये हमारे पास एनिलीन, इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं भैया, रिएक्शन क्या करवाते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन करवाते हैं, तो ये एक तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है। पैरा प्रोडक्ट क्या है, पैरा प्रोडक्ट एक हमारे पास NH2 अगर यहाँ पे है तो पैरा NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा, ये हमारे 51% के अराउंड मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो है NH2 जो है एक मेटा प्रोडक्ट भी देता है, और ये सिग्निफिकेंटली बहुत ही अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं, 47%। और एक प्रोडक्ट हमें मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट, ओके। तो ये हमारे पास ऑर्थो होता है जो लगभग 2% के अराउंड होता है। मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाता हूँ, है ना, हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करें एवरीवन, मैं हमेशा कहते रहता हूँ एनसीईआरटी, एनिलीन, HNO3, ओ पहला ही ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाले में आप ध्यान से देखो, जो बताया है बिल्कुल सही बताया है ना। तो ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब आते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। फर्स्ट स्टेटमेंट हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहाँ पे मिलेगा हमको, आगे थोड़ा सा मिलना चाहिए, है आपको पास होनी तो चाहिए। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रहा हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये वाला ग्रुप रिमूव होके बस NH2 उस पे अटैच हो जाता है। तो अगर मैं बेंजीन पे ये ग्रुप लगा दूं तो क्या ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो है ये हटके ये डायरेक्ट ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में जिसको गड़बड़ हुआ होगा उसके लिए दिक्कत होगी, ये होगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा एवरीवन, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में आपको प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला रॉन्ग दूसरा सही, पहला रॉन्ग दूसरा सही, ठीक है। पहला रॉन्ग अगर दूसरा सही है तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल।